हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो इस लेसन नंबर फर्स्ट की लास्ट क्लास है। आज ये लेसन आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसकी जो क्लासें हैं वो आपके रेगुलर आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है निषेचन पश्च घटना। निषेचन से पहले जो घटनाएं होती है वो हमने पढ़ ली है। निषेचन से पहले युग्मकों का निर्माण होता है ना, किस तरह से युग्मकों का स्थानांतरण होता है, युग्मक क्या होते हैं, ये सब कुछ घटनाएं हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद में क्या होता है। अच्छा, आप सभी को ये तो pता होगा कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन का मतलब होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं, संयोजन करते हैं, तब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इसी घटना को हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन की क्रिया हो गई। अब आगे क्या, आगे की प्रोसेस में क्या होगा भाई, जीव बनाना है हमें। हम पढ़ी लेसन का नाम जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जीवों में जनन, तो जनन तो की प्रक्रिया तब पूरी होगी जब एक नया शिशु बन जाएगा। तो निषेचन तक तो हम पहुंच गए थे। निषेचन के बाद में क्या होता है और उसके बाद में नया जीव कैसे बनता है वो आज हमें क्रियाएं पढ़नी हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में चार्ट बना दिए हैं और इनको मैं डिटेल में समझाऊंगी। आप शॉर्टकट में इस तरह से भी स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का कि निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना यानी कि निषेचन के बाद में क्या होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो कि कैसे हैं, एन टाइप के। और एन टाइप का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, आधी हो। आधी मतलब जिसमें, यानी कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं एक कोशिका में। अगर आधा करना है हमें तो हमें कितना रखना पड़ेगा, 23 गुणसूत्र रखने पड़ेंगे। अगुणित भी कह सकते हैं, एन टाइप भी कह सकते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में संयोजित होते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं निषेचन। अभी पढ़ा हमने। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, 2n युग्मनज। भाई n है अगुणित कोशिका, ये भी अगुणित कोशिका है, ये भी युग्मक है। मान लीजिए ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये दोनों आपस में मिले तो n कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो यहाँ पर 2n कोशिका बनेगी और इस 2n कोशिका को हम कहते हैं युग्मनज। निषेचन के बाद में जो नई कोशिका बनती है तो एक ही कोशिका, लेकिन ये 2n टाइप की है। 2n टाइप का मतलब क्या हो गया, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, डबल हो गई। अब डबल कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर n टाइप था, यहाँ पर n, यानी इसमें 23 गुणसूत्र थे, इसमें 23 गुणसूत्र थे, दोनों मिल गए कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। और 46 गुणसूत्रों वाली एक नई कोशिका का निर्माण हुआ जिसे अपन क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। अब ये जो युग्मनज है, युग्मनज आगे जाकर परिवर्धन करके, डेवलप करके एक संरचना का निर्माण करता है जिसे अपन कहते हैं भ्रूण। ठीक है, तो भ्रूण का निर्माण किससे होगा, युग्मनज से। तो युग्मनज से अगर भ्रूण का, ये युग्मनज है, युग्मनज आगे जाकर परिवर्धन करेगा। ये क्या करेगा, परिवर्धन करेगा। ठीक है, और परिवर्धन करके ये भ्रूण का निर्माण कर देगा, भ्रूण का निर्माण कर देगा। तो बताइए कि इस भ्रूण का यानी एम्ब्रियो की सबसे पहली कोशिका कौन हो गई, या किससे ये बना, युग्मनज से बना। तो हम युग्मनज को इसकी आधारीय कोशिका भी कह सकते हैं। भ्रूण की आधारीय कोशिका, आधारीय का मतलब क्या है कि वहाँ किससे इसका निर्माण हुआ है, तो युग्मनज से ही तो हुआ। तो युग्मनज से जब इसका आगे जाकर भ्रूण का निर्माण होगा, आगे पढ़ेंगे हम उसको क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसी वजह से इसको अपन कह सकते हैं कि ये भ्रूण की क्या हो गई, आधारीय कोशिका हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, कुछ जीवों के अंदर क्या होता है कि जब भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता एक्चुअली, भ्रूण जब बनता है उसी से पहले, ठीक है, उससे पहले कुछ जीवों के अंदर एक अवस्था आती है जिसे अपन कहते हैं पुट्टी अवस्था। ठीक है, जब वो पुट्टी का निर्माण होता है तब क्या होता है कि उसमें विश्राम अवस्था आ जाती है। विश्राम अवस्था का मतलब क्या है कि युग्मनज जो होगा वो थोड़ी देर के लिए या थोड़ी सी समय के लिए वो विश्राम अवस्था में चला जाएगा, उसमें आगे कोई भी परिवर्धन नहीं होगा। ऐसा किसमें होता है, तो जैसे शैवाल और कवक, और इनके अंदर जब जाइगोस्पोर बनता है। अब जाइगोस्पोर क्या होता है वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया है कि जाइगोस्पोर किस प्रकार से इनके अंदर बनता है।
एक लेयर बन जाती है युग्मकों के ऊपर और उसी को अपन जाइगोस्पोर कहते हैं, और ये पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे शैवाल और कवक के अंदर क्या होता है कि जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज बनने के तुरंत बाद में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। कुछ समय के लिए युग्मनज एक विश्राम अवस्था में चला जाता है, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हो गया शैवाल और कवक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, कोई विश्राम अवस्था नहीं होती है। दोनों युग्मक मिलेंगे, 2n टाइप का युग्मनज बनेगा, युग्मनज में परिवर्तन होगा और क्या बन जाएगा, भ्रूण अवस्था बन जाएगी या भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। इसमें कोई बीच में गैप नहीं आएगा, कंटिन्यू ये क्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो ये अपनी क्रिया कौन सी हो गई, निषेचन पश्च घटना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं भ्रूणोद्भव, ठीक है। भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव, नाम से पता चल रहा है। अच्छा, ये शब्द देख देख के डरने नहीं है, ये बहुत ही इजी है, इनका मीनिंग जो है वो बहुत ही इजी होता है। भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव, उद्भव का मतलब होता है निर्माण। और अभी हमने पढ़ा है कि भ्रूण जो होता है वो कैसे बनता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें भ्रूण का निर्माण की, तो द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। यहाँ पर द्विगुणित युग्मनज था, इसमें परिवर्तन हुआ और क्या बन गया, भ्रूण बन गया, और इसी पूरी घटना को हम क्या नाम देते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट युग्मनज से भ्रूण बन गया, कुछ तो इसके बीच की भी अवस्थाएं होंगी, और उन अवस्थाओं को क्या क्या नाम दिए गए हैं वो नाम भी आपको याद रखने हैं। ये क्रिया आपको पूछी जा सकती है। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है ना, तो आप इसके अंदर होता होती है, जैसे कि युग्मनज से ये बनता है, बनती है, तो ये सारी चीज़ें तो आप खुद ही लिख सकते हो, है ना। तो इसमें मुझे बोर्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है ना कि बच्चे कमेंट करते हैं कि आप हमें उनको बहुत सारे, जबकि बोल रखा है कि टेलीग्राम के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों को नोट्स मिलते ही नहीं है, वो ढूंढते रह जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि बोर्ड पे लिख दिया है। हालांकि पूरा हम भर भर के तो नहीं लिख सकते, पूरी पूरी लाइनें तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में लिख लिया है। अगर आपको नोट्स बाई चांस नहीं भी मिल रहे हैं तो आप यहाँ से इनको उतार सकते हो और इनको अपनी लैंग्वेज में आप सेट कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि नहीं बुक की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, आप अपने हिसाब से भी इनको लिख सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में पहले से ही उतार दिया है, ठीक है। अब देखिए, भ्रूणोद्भव की क्रिया पढ़ते हैं हम। भ्रूणोद्भव में होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा, अच्छा, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होने की विकास की यह प्रक्रिया है। कैसे भाई, यहाँ पर देखिए, जब 2n कोशिका युग्मनज का निर्माण हुआ तो युग्मनज है क्या, एक कोशिकीय है, एक ही तो कोशिका है, क्योंकि दो कोशिकाएं जब आपस में मिली थी तो उसने खुद ने ही एक कोशिका ही बना दिया था। डबल तो क्या हुए थे, केवल गुणसूत्र हुए थे। तो यहाँ पर एक कोशिका है ये, और इस एक कोशिका से हमें बनानी है बहुत सारी कोशिकाएं। और भ्रूण का अगर हम बात करें तो भ्रूण जो होते हैं वो बहुकोशिकीय ही होता है। अभी अगर हम बात करें अपनी, तो हम भ्रूण से ही आगे जाकर शिशु का निर्माण होता है ना। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो वो बनी कैसे, उस एक कोशिकीय युग्मनज से ही उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो युग्मनज होता है उसी से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये लाइन क्या लिख रखी है कि एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बनने की, या यूँ कह सकते हैं कि एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होने के विकास की प्रक्रिया। ये विकास ही तो हो रहा है ना। एक कोशिका से इतनी सारी कोशिकाएं बन गई और उसी को हम भ्रूण कहेंगे आगे जाकर। तो भ्रूण में तो बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो इस विकास की प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भ्रूणोद्भव में ये क्रिया होती है। अब आगे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, युग्मनज के अंदर विदलन की क्रिया होती है, युग्मनज में परिवर्धन होता है। युग्मनज में जब विदलन की क्रिया होती है तो एक यूँ कह सकते हैं कि ठोस गेंद के समान, एक गेंद का, जैसे आपने गेंद देखी होगी, है ना, ठोस गेंद देखी होगी, सॉलिड, उस गेंद की जैसी एक संरचना का निर्माण हो जाता है। और उस संरचना को हम कहते हैं क्या, मोरुला अवस्था। कंटिन्यू ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से अवस्थाएं आती है, सबसे पहले कौन सी अवस्था, उसके बाद की कौन सी अवस्था, उसके बाद की कौन सी अवस्था। खैर इनको तो हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन फिर भी अभी अवस्थाओं के नाम याद रखने हैं आपको। तो जैसे सबसे पहले आई मोरुला अवस्था। ये मोरुला अवस्था कैसी आई, युग्मनज था, युग्मनज आगे जाकर कोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर बदल जाएगा। ये यूँ कह सकते हैं कि युग्मनज एक कोशिकीय है तो वो
उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मनज में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन में आप पढ़ चुके हो कि जब कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगली वाली कोशिकाओं में भी समान होती है, जब उसका विभाजन होता है तो उसे अपन कहते हैं समसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर जब समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें विदलन की क्रिया होगी और फिर आगे जाकर एक अवस्था का निर्माण होगा, ठोस गेंद की जैसी अवस्था होगी वो, और इसे अपन कहेंगे मोरुला अवस्था। अब ये मोरुला अवस्था जो होती है मनुष्य की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मोरुला अवस्था के बाद में एक और अवस्था का निर्माण होता है। इस अवस्था को हम कहते हैं ब्लास्टूला अवस्था। क्या कहते हैं, ब्लास्टूला अवस्था। मानव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आई मोरुला अवस्था, उसके बाद में कौन सी आई, ब्लास्टूला अवस्था। अच्छा, ये अवस्थाएं हैं क्या, कुछ खास नहीं है, ये कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाएं बढ़ती जाएगी तो कुछ ऐसी संरचना का निर्माण होता जाएगा, उन संरचनाओं को अपन नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब ब्लास्टूला अवस्था आती है, उसके बाद में एक और अवस्था होती है जिसे अपन कहते हैं गैस्ट्रूला अवस्था, ठीक है। गैस्ट्रूला अवस्था कहते हैं। 3 अवस्थाएं हो चुकी है, पहली मोरुला अवस्था, दूसरी ब्लास्टूला अवस्था और तीसरी क्या है, गैस्ट्रूला अवस्था। इस गैस्ट्रूला अवस्था के बाद में होता क्या है कि ये जब गैस्ट्रूला अवस्था होती है, गोलाकार संरचना होती है, तो उसके बाद में अपने शरीर के अंदर, है ना, जैसे कि बच्चे का जो शरीर बन रहा है उसमें क्या होगा कि 3 जनन स्तर बनेंगे, 3 जनन स्तर बनेंगे। अब कैसे वो देखिए, गैस्ट्रूला अवस्था आई, गैस्ट्रूला अवस्था के बाद में जो बच्चे का शरीर बन रहा है उसमें 3 जनन स्तर बनते हैं इस प्रकार से। जैसे आप यूँ देखिए कि 3 रोटियां लीजिए और तीनों रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, इस तरह से पतली पतली परतों के समान 3 आपको परतें दिखेगी, जनन स्तर दिखेंगे, ठीक है। इस ऊपर वाले जनन स्तर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले जनन स्तर को हम कहते हैं मीजोडर्म, और सबसे नीचे वाला जो जनन स्तर होता है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म, ये 3 जनन स्तर बनते हैं। अब इन 3 जनन स्तर का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से बच्चे के अंग बनना, अंग तंत्र बनना, सभी का स्टार्टिंग जो होगी वो यहीं से होगी। ये 3 जनन स्तर ही आगे जाकर जीव के शरीर के अंगों का निर्माण करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे हृदय की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अंग तो वैसे सभी हैं, बट हृदय की बात करूं तो हृदय का निर्माण होता है किससे, मीजोडर्म से, इस परत से हृदय का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम तंत्र की बात करें तो उसका निर्माण होता है एक्टोडर्म से। अगर हम आहार नाल की बात करें, आहार नाल का जो पूरा जो भी इसमें अंग होते हैं तो उसका निर्माण होता है एंडोडर्म से। तो इस प्रकार से ये जो तीनों स्तर होते हैं वो बहुत सारे अंगों का निर्माण करते हैं। अपने शरीर में जितने भी अंग हैं उन अंगों का निर्माण इन्हीं 3 स्तर से हुआ है, ठीक है। तो इन 3 जनन स्तर से अंग और अंग तंत्र का निर्माण होगा। अब अंग तंत्र बन गए, अंग बन गए, अब उन अंगों का क्या होगा, विकास होगा, वृद्धि और विकास होगा, परिवर्धन होगा उनका। जब विकास हो जाएगा तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बच्चा डेवलप हो जाएगा। 9 महीने पूर्ण होने के बाद में बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो गया, यानी उसके अंदर सारे अंग बन गए, अब उसमें कुछ बनना बाकी रह ही नहीं गया है। तो उसके बाद में होती है प्रसव की क्रिया। क्या होती है, प्रसव की क्रिया। प्रसव की क्रिया में बच्चा जो होगा वो माता के शरीर से बाहर आएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, शिशु का जन्म हो जाएगा। माता के शरीर से बच्चा बाहर आएगा और इस क्रिया को हम प्रसव की क्रिया कहते हैं, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, शिशु का जन्म हो जाएगा। तो ये क्रिया कौन सी हो गई, भ्रूणोद्भव की क्रिया हो गई। इजी सा है, कुछ नहीं है, कुछ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर, और इस पूरे चार्ट को आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर नोट्स हैं, आप बार बार ये जो कमेंट करते हैं नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, कोचिंग के नाम से ही इसकी आईडी बनी हुई है, और वहाँ पर जाकर आप उसमें सर्च कर लीजिए, बायोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के नोट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फिर भी अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है
तो आप यहाँ से भी इनको देख सकते हो, यहाँ से भी जो शॉर्टकट में लिखे हुए हैं अपने हिसाब से लाइनें बढ़ा चढ़ा कर आप लिख सकते हो, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी घटनाएं थी वो हमने पढ़ी। इसके आगे नेक्स्ट में टॉपिक आगे स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अंडज और जरायुज में अंतर। सबसे पहले बात करें हम अंडज और जरायुज होते क्या हैं। अंडज का मतलब ऐसे जीव जो अपनी संतति के रूप में या अपना जो नया जीव पैदा कर रहे हैं वो अंडे के रूप में होगा, वो अंडे को पैदा करेंगे, वो डायरेक्ट बच्चा पैदा नहीं करेंगे। और जरायुज का मतलब क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो अंडे को पैदा ना कर कर एक विकसित जीव को जन्म देते हैं, उसे हम कहते हैं जरायुज। तो आपको इनके अंतर भी याद रखने हैं, इनका शब्दों का मतलब भी याद रखना है अंतर के साथ साथ। अब सबसे पहले इसका अंतर देखते हैं कि अंडज के अंदर क्या होता है कि संतति का जन्म अंडे से होता है। भाई जैसे उदाहरण लेते हैं हम एक मुर्गी का, तो मुर्गी अंडा देती है और जब वो अंडा देती है तो बच्चे को पैदा ना कर कर वो अंडा दे रही है, और उसी अंडे के टूटने के बाद जब उसके अंदर पूरी तरह से बच्चा विकसित हो जाएगा और वो अंडा टूटेगा, तब उससे एक नया चूजा निकलेगा। तो उस चूजे का विकास किसके अंदर हुआ? उस अंडे के अंदर हुआ, मादा शरीर के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, तो संतति का जन्म किससे होता है? अंडे से होता है। और अगर हम जरायुज की बात करें तो संतति का जन्म जो होता है वो शिशु के रूप में होता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य बच्चे को पैदा करेगा, अंडा तो देगा नहीं। तो मनुष्य जो है एक विकसित शिशु को जन्म देता है, वो अंडा नहीं देता है। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर अंडे के अंदर होता है। अभी अपन ने बात की जैसे कि मुर्गी की, मुर्गी ने अंडा दिया और अंडे के कुछ दिनों बाद में जब उसके अंदर बच्चा चूजा जो होगा वो विकसित हो जाएगा, तो वो अंडा टूटेगा और उससे चूजा बाहर निकलेगा। तो चूजे का विकास किस में हुआ? अंडे के अंदर हुआ, ना कि मुर्गी के शरीर के अंदर हुआ। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कि भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है, गर्भाशय में होता है ना। हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर किस प्रकार से विकास होता है। तो जो नया जीव बन रहा है उसका विकास किस में हुआ? मादा के शरीर के अंदर, और कहाँ पर? गर्भाशय में। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडज के अंदर कि संतति का जन्म मादा से नहीं होता है। नई जो संतति बन रही है वो उसका जन्म मादा से नहीं हुआ है, जबकि अंडे के अंदर हुआ है, अंडे के टूटने के बाद में होगा। और इसमें अगर हम देखें तो संतति का जन्म मादा के शरीर से होता है, क्योंकि संतति को जन्म कौन देगी? मादा देगी। नेक्स्ट देखते हैं अंडे में भ्रूण परिवर्धन के लिए पर्याप्त पोषक पदार्थ होते हैं। जो अंडा होता है उसी के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं, क्योंकि भाई मम्मी से तो वो पोषक पदार्थ लेगा नहीं या बाहर से तो लेगा नहीं, अंडे के अंदर वो पूरी तरह से पैक्ड है, तो उसी के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं और वहीं से वो पोषण ले लेकर एक नया जीव विकसित हो जाता है। और अगर हम बात करें जरायुज की, तो निषेचित अंड में पर्याप्त पोषक पदार्थ नहीं होने के कारण ये प्लेसेंटा द्वारा मादा के गर्भाशय से पोषण लेता है। मनुष्य की बात करें कि अगर कोई भी बच्चा है जो माता के गर्भ में पल रहा है, तो वो क्या करेगा कि माता के शरीर के अंदर जो है प्लेसेंटा नामक एक संरचना होती है जो गर्भाशय और बच्चे से जुड़ी होती है, और वो बच्चा जो होता है उसी प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर से पोषण लेता है और कुछ एंटीबॉडीज़ भी लेता है। जैसे कि सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर के अंदर, है ना, तो वो छोटी सी एंटीबॉडी, कुछ एंटीबॉडीज़ होती है, कुछ क्या, अगर हम बात करें आईजीजी की तो वो छोटी सी एंटीबॉडी होती है, तो एंटीबॉडी भी लेता है, और क्योंकि वो प्लेसेंटा को आर पार जा सकती है और कुछ पोषक पदार्थ भी वहाँ से ये लेता है, कुछ क्या सारे ही पोषक पदार्थ वहीं से लेता है। ठीक है, अब हम बात करें उदाहरण की, तो अंडज की अगर हम बात करें, अंडज ऐसे कौन से जीव हैं जो अंडे को पैदा करते हैं? तो आर्थ्रोपोडा हो गया, मेंढक, पक्षी, चिपकली, है ना, प्रोटोथीरिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? अंडज के। और अगर हम बात करें जरायुज की कि डायरेक्ट बच्चे को कौन पैदा करता है? मानव, गाय, बकरी, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? जरायुज के। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला वाला जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फल एवं बीज का निर्माण। फल और बीज का निर्माण कैसे होता है? पुष्प पादपों के अंदर। ये तो हमने मनुष्य की बात की, जीवों की बात की, जंतुओं की बात की। अब हम बात करते हैं पुष्पों वाले पौधों की। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फल एवं
बीज का निर्माण, फल एवं बीज का निर्माण। थोड़ी सी पुष्प की संरचना पढ़ लेते हैं एक बार। अगर हम पुष्प की संरचना के बारे में देखें तो पुष्प के अंदर जो नरजन्नांग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं मुख्यतः, ये होता है परागकोश। आगे इस चैप्टर के आगे वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें क्लियरली हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और इसे हम कहते हैं पूतंतु। बीच वाली ये संरचना योजी कहलाती है, ठीक है। और अगर हम मादा जन्नांग की बात करें, जिसे हम जायांग कहते हैं, तो इसके भी 3 भाग होते हैं। इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, इसे वर्तिका बीच वाली संरचना को, और इसे हम कहते हैं अंडाशय। अब होता क्या है कि इसके अंदर परागधानियाँ होती हैं और इसमें बनते हैं परागकण। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है और ये परागकण यहाँ से जाकर कहाँ चले जाते हैं, वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। इसी क्रिया को हम परागण की क्रिया कहते हैं, ठीक है, परागण की क्रिया कहते हैं। अब परागण की क्रिया के बाद में जब परागकण यहाँ पर पहुँच जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है, तब परागकण से एक नलिका का निर्माण होता है जिसे अपन कहते हैं पराग नलिका। और ये पराग नलिका जो होती है वो अंडाशय के अंदर चली जाती है, अंडाशय के अंदर चली जाती है। अंडाशय के अंदर यहाँ पर होती है बीजांड की संरचना, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर होती है बीजांड की संरचना, और बीजांड की संरचना के अंदर जब ये पराग नलिका इस प्रकार से यहाँ पर बीजांड द्वार से यहाँ पर बीजांड में ये प्रवेश कर जाती है, उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर जो 2 नरयुग्मक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, वो आते हैं और वो भी यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं इस बीजांड की संरचना में। अब बीजांड की संरचना को अगर हम ध्यान से देखें, इसको खोल कर देखें, तो बीजांड के अंदर होता है एक भ्रूण कोश। ध्यान रखिए, क्या भ्रूण कोश, भ्रूण कोश नहीं है यहाँ पर शब्द, भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश। अच्छा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये आगे डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर छोटा सा टॉपिक दे रखा है इसलिए मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। भ्रूण कोश होता है और भ्रूण कोश के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है, 3 ऊपर की ओर कोशिकाएं होती है और 3 नीचे की ओर कोशिकाएं होती है, और बीच में 2 केंद्रक वाली एक कोशिका होती है, ठीक है। इनको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। ये बीच वाली जो कोशिका होती है इसे हम कहते हैं अंड कोशिका, और दोनों जो साइड में कोशिकाएं होती है उनको हम कहते हैं सहायक कोशिका। क्लियर है? अब हुआ क्या कि जब इसके अंदर 2 नरयुग्मक आए, 2 आए ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जैसे ये ऊपर वाली 3 कोशिकाएं हैं तो इसमें एक एक केंद्रक है, नीचे वाली 3 कोशिकाएं हैं तो उसमें एक एक केंद्रक है, ठीक है। लेकिन जो बीच वाली कोशिका है उसमें 2 केंद्रक है। अब होगा क्या, यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों केंद्रक आएंगे, उसमें से एक केंद्रक तो कहाँ चला जाएगा, इस अंड कोशिका के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ये मान लीजिए ये केंद्रक है, जो यहाँ से नरयुग्मक आया ना उसका केंद्रक, या यूँ कह सकते हैं नरयुग्मक। तो एक तो कहाँ चला गया, इस कोशिका के अंदर चला गया। दूसरा जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, ध्रुवीय कोशिका में चला जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जब अंड कोशिका से एक केंद्रक मिलेगा तो इससे हम कहते हैं प्रथम निषेचन, और इस प्रथम निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बीज का। जब एक नरयुग्मक आता है और वो अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तो उसे प्रथम निषेचन कहते हैं, ठीक है, और इससे बीज का निर्माण होता है। दूसरा जब केंद्रक आता है और वो ध्रुवीय कोशिका से संलयित हो जाता है, इनसे मिल जाता है, तो 3 केंद्रकों वाली ये कोशिका बन जाती है। उससे हम कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इससे जो निर्माण होगा वो होगा भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष का, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भ्रूण को पोषण देने वाला। और भ्रूण कैसे,
यहाँ पर क्या बनेगा, बीज वगैरह बनेंगे ना, तो यहाँ पर इससे भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूण को पोषण कौन देगा, ये भ्रूण पोष देगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर जब अब इसको देखिए कि निषेचन यहाँ पर कितनी बार हुआ, एक निषेचन की क्रिया यहाँ पर हुई, अंड कोशिका में हुई, और दूसरी निषेचन की क्रिया यहाँ पर किस में हुई, ध्रुवीय कोशिका में हुई। तो निषेचन की क्रिया 2 बार होने की वजह से इस पूरी घटना को हम कहते हैं द्विनिषेचन की क्रिया। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। और क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन हुआ, इस जगह को अगर आप देखें यहाँ पर जहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रिका के अंदर 3 केंद्रकों का संलयन हुआ, इसलिए इसे त्रिक संलयन की क्रिया भी कहते हैं। तो ये सारी क्रिया हो क्या गई, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन की क्रिया हो गई। द्विनिषेचन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 बार निषेचन हुआ, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। और त्रिक संलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन हुआ, तो त्रिक संलयन की क्रिया हो गई है। त्रिक संलयन की वजह से क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। और जब ये अंड कोशिका के अंदर जब संलयन होता है तो उसमें से बीज का निर्माण होता है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो अंडाशय होता है, ये पूरा का पूरा अंडाशय होता है, जब बीज का निर्माण होता है, आगे जाकर फल का जब निर्माण होगा, आपको ये तो पता है कि बीजांड से तो बीज का निर्माण होता है, ये अंदर बीजांड था तो इससे तो बीज का निर्माण होगा, और जो अंडाशय होता है उससे किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो अब ये फल बनेगा कैसे, इससे हमें फल बनाना है, तो फल बनेगा कैसे कि यहाँ की जो भित्ति होगी, ये जो भित्ति होगी अंडाशय की, तो जो भित्ति होगी वो डेवलप होकर फल की भित्ति का निर्माण कर देगी, जिसे अपन कहते हैं पेरिकार्प या फल भित्ति। और क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर कि जो पुष्प होता है, पुष्प के अंदर आपने अगर संरचना पढ़ाई भी थी मैंने पहले, और आगे वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो पुष्प होता है उसके अंदर संरचनाएं होती है, जैसे बाह्य दल हो गया, दल हो गया, है ना, तो ये कुछ संरचनाएं होती है। तो ये संरचनाएं जो होगी वो अपने आप ही टूटकर नीचे गिरने लग जाएगी जब फल का निर्माण होगा। बाह्य दल, दल वगैरह, है ना, ये सब के सब अपने आप ही टूटकर नीचे गिरने लग जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर वो लास्ट तक बचे रहते हैं, जैसे मटर हो गया, है ना, बैंगन हो गया, तो इनके अंदर जो बाह्य दल वगैरह होते हैं वो लगे रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आई थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो हम सेकंड चैप्टर में ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियरली और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं अगली ही क्लास के अंदर दे दूँगी या उसी के कमेंट में कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं तक। इस क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और हमारा भी फ़ायदा हो सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो आपकी जो भी पढ़ाई है जो कि अभी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक हम ये पहुंचा सकें। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी एनर्जी मिलेगी कि हमें भी कंटिन्यू क्लासें लेनी है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। सेकंड क्लास जो होगी वो जल्दी ही आपके पास आ जाएगी और उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। अब कोई भी गैप नहीं आएगा आपकी क्लासों के बीच। थैंक यू।